हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आए। आपकी जो भी विश है वो पूरी हो। मैं तो यही प्रभु से कामना करूँगा कि आप हमेशा कुशल रहें, अच्छे रहें और आपकी जो दुआएं हैं वो ऊपर भगवान आपकी कबूल करे। जो भी आपने लक्ष्य लिया है वो आपका पूरा हो। नए साल की आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से पहले ही एडवांस में। और आज अपन कार्टोग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी में जो पेपर सेकंड होता है उसमें कार्टोग्राफी की अपन बात करने वाले हैं मेरे परम मित्रों। तो आज अपन पढ़ेंगे कार्टोग्राफी का जो पार्ट है उसको पूरा करेंगे। अनअकैडमी पे आपको पता है मेरी जो प्रोफाइल है वो राजेंद्र शर्मा के नाम से है। आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे राजेंद्र शर्मा के नाम से अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे मेरे परम मित्रों आपको मेरी जो क्लास है अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास वो सारी देखने को मिलेंगी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप हमसे पढ़ भी सकते हैं। प्लस क्लास में यहाँ पे आपको आइकॉनिक और प्लस दो कोर्स मिलेंगे। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, टेस्ट का एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन होती है, स्टडी मटेरियल होता है, स्टडी प्लानर होता है। वहीं प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एसएस कोर्स स्ट्रक्चर होता है। मेरे परम मित्रों आपको कोर्स परचेज करने के लिए आइकॉनिक लेना है तो आइकॉनिक पे सेलेक्ट करना, रेफरल कोड राजेंद्र 10 कैपिटल अक्षर में लगाना और मंथ सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको प्लस लेना है तो प्लस सेलेक्ट करना, कैपिटल अक्षर में राजेंद्र 10 यूज करना, मंथ सेलेक्ट कर लेना। तो फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक और प्लस में जो वेरिएशन अंतर है, यहाँ पे आपको पर्सनल कोच और डाउट सोल्व सेशन होता है, यहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलते हैं। बेनिफिट सबसे ज्यादा जो मिलते हैं आपके वो प्लस क्लास में मिलते हैं मेरे परम मित्रों। वो आइकॉनिक में बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं। लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कोर्स, ये तो आपको मिलेंगे प्लस में। सारे बेनिफिट्स अगर आपको लेने हैं तो ये मिलेंगे आपको आइकॉनिक में। तो आइकॉनिक में बेनिफिट ज्यादा है, आइकॉनिक अच्छा है, तो आप हमारे साथ में जुड़ के पढ़ सकते हैं। हमारी प्लस क्लास और जो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है उनके फीचर्स आपके सामने हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? पोल का सिस्टम होता है, राइज हैंड का ऑप्शन होता है, क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता है, नोट्स आपको मिलते हैं, क्लास मिस नहीं होती है। ज्योग्राफी अपन पढ़ने वाले हैं, कार्टोग्राफी की अपन बात करेंगे मेरे परम मित्रों। तो आप जुड़ के हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से क्लासें होंगी। आज अपन पढ़ेंगे मानचित्र कला। कलर ऐसा ले लें जिससे कि आपको पूरा दिखाई दे। मानचित्र कला, जिसको हम बोलेंगे कार्टोग्राफी। मानचित्र कला जिसमें हम कार्टोग्राफी पढ़ने वाले हैं, मानचित्र कला। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो आज बेसिकली अपन मानचित्र और अपन बात करेंगे जो आपका प्रक्षेप या प्रोजेक्शन है, उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे परम मित्रों। तो सबसे पहले आपको मानचित्रों के बारे में अपन बात करें तो मानचित्र जो है, मानचित्रों को चार भागों में बांटा है। मानचित्र को कितने भागों में बांट रखा है? चार भागों में। मानचित्र को चार भागों में बांटा गया है। यहां से आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको ध्यान से देखना। चार भागों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपसे पूछे कि भाई किस किस आधार पर है, तो एक तो है मापनी के आधार पर। मापनी के आधार पर, मापनी के आधार पर मानचित्र का वर्गीकरण जो किया, सबसे पहले मैंने बताया आपको मापनी के आधार पर। दूसरा है स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर। स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र के प्रकार। अगला है उद्देश्य के आधार पर मानचित्र के प्रकार। उद्देश्य के आधार पर, यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा आधार पर, यहां से सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा मानचित्र स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर है, निम्न में से कौन सा मानचित्र मापनी के आधार पर है और निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र आपका उद्देश्य के आधार पर है।
और निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र रचना के आधार पर है, रचना विधि के आधार पर। चौथा पार्ट है रचना विधि के आधार पर। ये इसके 4 पार्ट है विधि के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है जो मानचित्र है उनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मापनी के आधार पर मानचित्र, उसके बाद में स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र, उसके बाद में उद्देश्य के आधार पर मानचित्र और उसके बाद में रचना विधि के आधार पर मानचित्र। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे परम मित्रों, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मानचित्र स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर है, या निम्न में से कौन सा रचना विधि के आधार पर है, या निम्न में से कौन सा उद्देश्य के आधार पर है। इनको हम एक एक को अब पढ़ने जा रहे हैं सिस्टमेटिक से। सबसे पहले अपन बात करेंगे मापनी के आधार पर मानचित्र। मापनी के आधार पर मानचित्र। मापनी के आधार पर मानचित्र। मेरे परम मित्रों, पहला हम बताने जा रहे हैं मापनी के आधार पर मानचित्र जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो याद रखना है, एक होता है भूसंपत्ति, भूसंपत्ति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र। मापनी के आधार पर अगर मानचित्रों की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है मेरे परम मित्रों, आपको ध्यान रखना है भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, नगरीय मानचित्र, दीवारी मानचित्र, एटलस मानचित्र। जो एटलस में जो मानचित्र होते हैं वो एटलस मानचित्र, ये सारे किसके आधार पर बताए मैंने? मापनी के आधार पर। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे कौन से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मापनी के आधार पर मानचित्र, सबसे पहले याद रखना, पहला मानचित्र है भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, नगरीय मानचित्र, दीवारी मानचित्र। जो अपन स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो दीवार पे जो मानचित्र बनाया जाता है ना, भारत का है, वर्ल्ड का है, किसी का भी, और एटलस मानचित्र। तो एक तो क्वेश्चन यहां से आपसे क्वेश्चन एक तो इसमें यह पूछेगा कि कौन सा मानचित्र, मैं साथ के साथ में बता भी रहा हूं तो दिमाग में बिठा लेना, कौन सा मानचित्र मापनी के आधार पर सही है। सही है। ऑप्शन 3 इनमें से दे देगा और एक दूसरा आपको अलग दे देगा। दूसरा ये पूछेगा कि कौन सा मानचित्र वृहत मापनी पर बनाया जाता है, वृहत मापनी पर, मापनी या लघु मापनी वाला है, लघु मापनी। कौन सा मानचित्र वृहत मापनी पर बनता है या कौन सा लघु मापनी पर बनता है? एक क्वेश्चन यहां से ये बनेगा। अब ध्यान से समझना, ये सारे सीक्वेंस में आपके लिखे हुए हैं, ये क्रम में लिखे हुए हैं, आपको याद रखना है। जैसे जिस मानचित्र का मापक जितना छोटा होगा, जितनी मापनी छोटी होगी, उतना ही वो मानचित्र खुला खुला बनेगा। ध्यान रखना है, जिस मानचित्र की मापनी सबसे कम होती है वो उतना ही खुला खुला बनेगा। मापनी का मतलब देखो, जिसको बोलते हैं आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ। जिसका आरएफ सबसे कम होगा वो उतना ही खुला खुला बनेगा, उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा। तो जैसे सपोज करो किसी का आरएफ है 1 अनुपात जैसे 1960 और किसी का आरएफ है 1 अनुपात 10 लाख, 1 अनुपात 10 लाख, 1 अनुपात 10 लाख। तो आपको ध्यान रखना है,
जिस मानचित्र का RF 1:10 लाख है वो मानचित्र घिच-पिच बनेगा, दिखाई कम देगा। जिसका RF 1 जैसे 1960 है तो वो मानचित्र थोड़ा खुला बनेगा, समझ में है ना, और आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये जो है ये तो है बृहत मापनी पर बनने वाले, इनकी तो होती है बृहत मापनी। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे इनकी मापनी कैसी होती जाती है, लघु मापनी। इनकी मापनी कैसी होती जाती है, लघु मापनी। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास आप लोगों को करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस मानचित्र की मापनी वृहत मापनी है, तो सबसे पहले भूसंपत्ति मानचित्र की मापनी वृहत मापनी है। इससे छोटी होती है स्थलाकृतिक मानचित्र की मापनी, इससे छोटी होती है नगरीय मानचित्र की मापनी, इससे छोटी होती है दीवारी की, इससे छोटी होती है एटलस की। से फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने आपको समझाएं, ये एक पेन है, ये मेरे हाथ में एक पेन है। इस पेन के मैं आपको बोलूं कि आपको इस पेन के 1960 टुकड़े करने हैं और इसी पेन के 10 लाख टुकड़े करने हैं, तो इस पेन के 1960 टुकड़े बड़े होंगे जबकि 10 लाख टुकड़े बहुत छोटे होंगे। समझ में है ना। तो इनका जो है ये है, जैसे ये 1960 1:1960 की मापनी पर बनाया जाएगा तो ये मानचित्र बड़ा होगा। जैसे ये 1:5000 की मापनी पर बनेगा तो इससे छोटा होगा। ये 1:10,000 की मापनी पर बन रहा है तो और भी छोटा होगा। ये 1:2.5 लाख की मापनी पर बन रहा है तो और छोटा होगा। ये 1:10 लाख की मापनी पर बन रहा है तो सबसे छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लेना। ये पेन का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जिसकी मापनी जिनकी संख्या जितनी छोटी होगी वो उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बड़ा होगा। से फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सी मापनी बृहत या लघु है। अब देखो ऑप्शन में आपको दे देता हूं, जैसे 1:1960, 1:1550, 1:1 लाख, 1:10,000। ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। अब देखो बड़ी पूछ रहा है छोटी पूछ रहा है, अभी 1 ही मिनट में क्लियर हो जाएगा। इस पेन के 1960 टुकड़े करने हैं, इसी पेन के 1550 टुकड़े करने हैं, इसी पेन के 1 लाख टुकड़े करने हैं, इसी पेन के 10,000 टुकड़े करने हैं। सबसे बड़े किसके होंगे, तो ये तो हो गई वृहत मापनी। ये हो गई वृहत मापनी। और इसमें सबसे छोटी मापनी कौन सी है, इस पेन के 1 लाख टुकड़े सबसे कम होंगे, ये हो गई लघु मापनी। आपको याद रख लेना है। तो मैंने जो पीछे आपको बताया है मेरे परम मित्रों, ये ध्यान रखना है। तो भूसंपत्ति मानचित्र वृहत मापनी पर बनाया जाने वाला मानचित्र है, जबकि एटलस मानचित्र जो है ये सबसे छोटी मापनी पर बनाया जाने वाला मानचित्र है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या, ये चीजें आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे परम मित्रों। नेक्स्ट, तो ये थे आपके मापनी के आधार पर मानचित्र। और इसमें मैंने आपको, देखो ये रिवीजन क्लास है, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं। आपने पढ़ा भी होगा पहले, तो मैंने कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हमने आप लोगों को क्लियर करवाया। अब बात करेंगे स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र। दूसरा क्या था, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र। स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र। तो स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपके उच्चतादर्शी मानचित्र, एक होता है उच्चतादर्शी मानचित्र, और एक होता है प्लिनोमीटरी मानचित्र। ये 2 मानचित्र होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक होता है उच्चतादर्शी मानचित्र, एक होता है
मीट्री मानचित्र याद रखना है। एक होता है आपके उच्चतादर्शी मानचित्र, एक होता है प्लिनोमेट्रो मानचित्र। ये स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर है, इनमें स्थलाकृतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है। समझ में है ना। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि कौन सा मानचित्र स्थलाकृतिक लक्षणों को दर्शाने के लिए श्रेष्ठ है, तो उच्चतादर्शी और प्लिनोमेट्री मानचित्र। ये किसको दर्शाते हैं? स्थलाकृतिक लक्षणों को। स्थलाकृतिक लक्षणों में उच्चावच हो गया, गहराई हो गई, याद रखना है, उच्चावच हो गया, गहराई हो गई, तो ये स्थलाकृतिक लक्षण है। समझ में है ना। ये स्थलाकृतिक लक्षण है। कोई जैसे आपके स्कंद दर्शाना है, पर्वत का स्कंद दर्शाना है, कोई कटक दर्शाना है। समझ में है ना। कोई कटक दर्शाना है आपको, या फिर कोई खाई दर्शानी है आपको, कोई खाई दर्शानी है। ठीक है। तो इनके लिए मानचित्र उपयोगी होते हैं। ध्यान रखना है स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर आपको याद रखना है। उच्चतादर्शी जो मानचित्र होता है ये क्या दर्शाता है? एवरेज हाइट और एवरेज डेप्थ, औसत ऊंचाई, औसत गहराई। इसके अलावा जो भी स्थलाकृतिक लक्षण है उनको कौन दर्शाएगा? प्लिनोमेट्री मानचित्र दर्शाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों। तो स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर उच्चतादर्शी मानचित्र जो औसत ऊंचाई और औसत गहराई को दर्शाता है, इसके अलावा जो भी स्थलाकृतिक लक्षण है उनको क्या दर्शाएगा? प्लेनोमेट्री मानचित्र। अब बात करेंगे उद्देश्य के आधार पर मानचित्र। उद्देश्य के आधार पर मानचित्र, उद्देश्य के आधार पर मानचित्र, उद्देश्य के आधार पर मानचित्र। उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से मानचित्र होते हैं? तो जैसे भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, सैनिक मानचित्र, नगरीय मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र, जैसे उद्देश्य के आधार पर अपन बात करें तो भौतिक मानचित्र है, जनसंख्या मानचित्र है, सैनिक मानचित्र है, सांस्कृतिक मानचित्र है, आपका राजनीतिक मानचित्र है, आर्थिक मानचित्र है। ये सब किसी के पार्ट है? राजनीतिक मानचित्र है, आर्थिक मानचित्र है। ये सारे किस आधार पर हैं? उद्देश्य के आधार पर हैं। ये आपको याद रख। जैसे कोई हिस्टोरिकल मानचित्र है तो वो भी इसी का पार्ट होगा। ऐतिहासिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, ये सारे किसके हैं? ये उद्देश्य के आधार पर मानचित्र हैं। समझ में है ना। जैसे आपको ऐतिहासिक मानचित्र में आपको देखना है कि मुझे ताजमहल के बारे में जानना है। ठीक है। ताजमहल कहाँ है, क्या चीजें हैं, तो वो ऐतिहासिक हो गया। भौतिक लक्षणों के बारे में जानना है या पॉपुलेशन के बारे में जानना है, सैनिक छावनियों के बारे में जानना है। ठीक है। सांस्कृतिक जैसे कोई नृत्य के बारे में जानना है, कथकली कहाँ का है, घूमर कहाँ का है। तो आपने देखा होगा एटलस में, आप जब एटलस खोलते हो तो आप में एटलस में देखे होंगे कुछ पेजों के ऊपर जैसे राज्य ड्रॉ किए हुए होते हैं और वहां पे उनके प्रसिद्ध नृत्य दिखाए जाते हैं। समझ में आया ना। तो वो हो गया सांस्कृतिक। ठीक है। सैनिक छावनियां जो है मानचित्र होता है, सैनिक छावनियां दिखाई जाती हैं। तो ये उद्देश्य के आधार पर है। भौतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, सैनिक मानचित्र, नगरीय मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र। ये किसके आधार पर है मेरे परम मित्रों? ये उद्देश्य के आधार पर मानचित्र है। आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट। ये देखो एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। 100% सिलेक्शन बैच ऑफ ज्योग्राफी एंड पेपर फर्स्ट, टारगेट जून 2022। जिन बच्चों ने ये सोच लिया कि मुझे 100% नेट जेआरएफ में सिलेक्शन लेना है, तो आप मेरे साथ में ज्योग्राफी के लिए और पेपर फर्स्ट के लिए जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो मेरी क्लास होती है पेपर फर्स्ट की वो 8 बजे रात को होती है। तो आप मेरे साथ में जुड़े अनअकैडमी प्लस पर। बहुत शानदार तरीके से आपको मैटर मिलेगा, बहुत अच्छा तरीके से आपको पढ़ाने का, मतलब मैं इस तरीके से डिजाइन किया है मैंने कोर्स को कि जैसे मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, कंप्लीट
डिटेल में, मानचित्रों के साथ में फुल डिटेल में अच्छे से समझा के, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हो उसी तरीके से, और उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो चाहे पीवाईक्यू हो, पिछले वर्षों में पूछे हुए हो, चाहे एक्सपेक्टेड हो, विद व्याख्या के साथ में आप लोगों को वो उस टॉपिक से रिलेटेड 10 से 15 जो भी क्वेश्चन है व्याख्या के साथ में मैं आपको कराऊंगा। तो साथ के साथ में डिटेल कोर्स के साथ में बनने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और पिछले वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन, इस तरीके से मैंने कोर्स को डिजाइन किया है। तो बहुत शानदार तरीके से आपकी प्लस क्लास ऑफलाइन से भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको ऑनलाइन घर बैठे पढ़ने को मिल रहा है। तो अनअकैडमी पे जब आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना हो तो कैपिटल अक्षर में ये मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10, सिर्फ आपको इसको अप्लाई करना है तो फीस में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरे द्वारा आपको कंप्लीट क्लास देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं बता रहा था रचना विधि के आधार पर मानचित्र, रचना विधि के आधार पर मानचित्र, विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर मानचित्र। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मात्रात्मक मानचित्र, मानचित्र, और एक होता है गुणात्मक मानचित्र, गुणात्मक मानचित्र। तो रचना विधि के आधार पर जो मानचित्र हैं वो दो प्रकार के हैं मेरे दोस्तों, एक होता है गुणात्मक मानचित्र और एक होता है आपके मात्रात्मक मानचित्र। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये मानचित्रों का वर्गीकरण मैंने किया है और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? क्लियर। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे प्रक्षेप, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, प्रक्षेप की बात करेंगे जिसको प्रोजेक्शन बोला जाता है। समझ में आया ना? प्रक्षेप जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। और प्रक्षेप होता क्या है तो आपने सब बच्चे जानते हैं, अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है, और उनके व्यवस्थित क्रम पर जिस मानचित्र को बनाया जाता है उसे ही प्रक्षेप कहा जाता है। तो याद रखना है, डेफिनेशन निकाल कर दे दी मैंने, अक्षांश व देशांतर रेखाओं की, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित रूप में बनाया गया मानचित्र, मानचित्र ही प्रक्षेप कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। याद रखना है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा व्यवस्थित रूप से जिस पर जो मानचित्र बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? प्रक्षेप में क्या है, सिंपल याद रखना, अक्षांश देशांतर रेखाओं के द्वारा व्यवस्थित रूप से बनाया गया मानचित्र ही आपका क्या कहलाता है? प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा व्यवस्थित रूप से बनाया गया मानचित्र प्रोजेक्शन या प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप दो प्रकार के होते हैं। प्रक्षेप जो होते हैं प्रोजेक्शन, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मेरे परम मित्रों। एक होता है संदर्भ प्रक्षेप, संदर्भ प्रक्षेप होता है, और एक होता है आपका असंदर्भ प्रक्षेप, एक होता है असंदर्भ प्रक्षेप। एक होता है आपका संदर्भ प्रक्षेप और एक होता है असंदर्भ प्रक्षेप। आपको ध्यान रखना है। अब संदर्भ प्रक्षेप क्या होता है, बात करते हैं सबसे पहले संदर्भ प्रक्षेप की। संदर्भ प्रक्षेप, जिस प्रक्षेप की रचना, जिस प्रक्षेप की रचना, प्रक्षेप की रचना प्रकाश की सहायता से की जाती है, प्रकाश की सहायता से की जाती है,
जाती है उसे संदर्भ प्रक्षेप कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। वहीं अपन बात करें असंदर्भ प्रक्षेप की। संदर्भ प्रक्षेप को ध्यान से समझ लेना। जिस प्रक्षेप की रचना प्रकाश की सहायता से की जाती है उसे कहते हैं संदर्भ प्रक्षेप। कैसे संदर्भ प्रक्षेप होता है अभी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको याद रखना है, एक होता है संदर्भ प्रक्षेप, जिस प्रक्षेप की रचना प्रकाश की सहायता से की जाती है उसे कहते हैं संदर्भ प्रक्षेप। कैसे होती है ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे अब यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने मेरे परम मित्रों एक मोटा यहां पे मैंने एक लाइट लगाई। ये लाइट है, लाइट, ये क्या है, लाइट, ये लाइट है। और ये पूरा क्या है, ये पूरा है शीशा। ये क्या है, शीशा, ये पूरा शीशा। जब लाइट यहाँ पे जलेगी तो इस शीशे पे प्रकाश आएगा। अब इस प्रकाश, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, मैंने एक मानचित्र रख दिया। यहाँ पे इस शीशे के ऊपर एक मानचित्र रख दिया, मानचित्र रख दिया। और वो मानचित्र सपोज करो इंडिया का मानचित्र है। वो किसका मानचित्र है, इंडिया का। इंडिया का मानचित्र मैंने रख दिया। और फिर इस मानचित्र के ऊपर, इस मानचित्र के ऊपर मैंने क्या रख दिया है, एक कागज रख दिया है, सफेद रंग का एक कागज रख दिया है, कागज। अब देखो, जब मैं इसके ऊपर कागज रख दूंगा तो आपको पता है ना, इस शीशे का प्रकाश इस मानचित्र के द्वारा उस कागज तक पहुंचेगा। और उस कागज के ऊपर मैं पेन से पूरा उसको ड्रॉ कर लूंगा। ऐसे जैसे जैसे मानचित्र है ना इंडिया का, जैसे जैसे मानचित्र है, ऐसे उस कागज के ऊपर मैं पूरा उसको पेन से या पेंसिल से उसको ड्रॉ कर लूंगा। ड्रॉ करके इस प्रकार का मेरी ड्राइंग तैयार हो जाएगी। ऐसे ये ड्राइंग तैयार कर ली मैंने कि ये लो भाई साहब इंडिया का मानचित्र बना लिया मैंने। तो आपने, जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा, कॉलेज में किया होगा, ठीक है, या स्कूल में किया होगा, तो मानचित्र बनाने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स था, उसमें ऊपर शीशा लगा हुआ होता है, नीचे बल्ब जलाते हैं, ऊपर उसके ऊपर मानचित्र रखते हैं। जब प्रैक्टिकल किया होगा, खूब आपने किया होगा, ऊपर मानचित्र रखते हैं, उसके ऊपर कागज रखते हैं और उसको ट्रेस कर लेते हैं। तो ये किससे बन रहा है, प्रकाश की सहायता से। ऐसे मानचित्रों को कहा जाता है संदर्भ प्रक्षेप, जिनमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक होते हैं आपके असंदर्भ प्रक्षेप, एक है आपके मेरे परम मित्रों असंदर्भ प्रक्षेप, असंदर्भ प्रक्षेप, असंदर्भ प्रक्षेप। असंदर्भ प्रक्षेप दिखाई तो दे रहा है ना आपको। असंदर्भ प्रक्षेप क्या होते हैं, ऐसे प्रक्षेप, ऐसे प्रक्षेप, ऐसे प्रक्षेप जो प्रकाश की सहायता से गणितीय विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। गणितीय विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। यहां पे बस मेजर चीज आपको याद रखना है, कौन सी विधि है, गणितीय विधि। यहां पे आपको ये मेजर चीज याद रखना है, कौन सी विधि है, गणितीय विधि। तो ऐसे प्रक्षेप जो गणितीय प्रकाश की सहायता से गणितीय विधि के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं असंदर्भ प्रक्षेप। ध्यान रखना है। तो असंदर्भ प्रक्षेप में याद रखना है गणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि संदर्भ प्रक्षेप में गणितीय विधि का प्रयोग नहीं होता है।
आपको ध्यान रखना है। यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही अंतर है संदर्भ प्रक्षेप और असंदर्भ प्रक्षेप में। यही अंतर है मेरे परम मित्रों। संदर्भ जो प्रक्षेप होते हैं उसमें हम प्रकाश का प्रयोग करते हैं और असंदर्भ प्रक्षेप में गणितीय विधि का प्रयोग करते हैं, यही अंतर है। अब आपको ये दोनों संदर्भ प्रक्षेप क्या होता है, असंदर्भ प्रक्षेप क्या होता है, ठीक है। अब प्रक्षेपों का बात करेंगे वर्गीकरण। प्रक्षेप का वर्गीकरण, प्रक्षेप का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप पूछा जा सकता है। रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप जो है कौन कौन से हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है शंकु प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप। ये भी आपको याद रखना है कि ये रचना विधि के आधार पर है या किसके आधार पर है। तो शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप, ये चार प्रक्षेप रचना विधि के आधार पर है। ये चार प्रक्षेप किसके आधार पर है, रचना विधि के आधार पर। तो रचना विधि के आधार पर जो प्रक्षेप हैं वो चार प्रकार के हैं। सबसे पहले होता है शंकु प्रक्षेप, फिर होता है बेलनाकार प्रक्षेप, फिर होता है खमद्य प्रक्षेप, फिर होता है रूढ़ प्रक्षेप। समझ में आया ना। तो कागज का एक बड़ा शंकु बनाते हैं, उसको ग्लोब के ऊपर अक्षांश जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसके ऊपर टिकाते हैं, फिर उसके ऊपर अक्षांश देशांतर रेखाओं का निर्माण कर लिया जाता है और जो प्रक्षेप बनता है उसी को बोलते हैं शंकु प्रक्षेप, ठीक है ना। उसी के आधार पर कैसे, जैसे सपोज करो ये कागज का एक बहुत बड़ा शंकु है, ये कागज का एक शंकु है, इस शंकु को मैंने ये ग्लोब के ऊपर टिका दिया है। अब इस ग्लोब में ये अक्षांश देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं, ये अक्षांश देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं, ये अक्षांश देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। और फिर मैंने इस कागज के ऊपर देखो निशान लगा लिया, ये निशान लगा लिया, देखो यहाँ पे ये बिंदु, ये निशान लग गए ना, फिर रचना हो जाएगी, उसे बोलेंगे शंकु प्रक्षेप। तो याद रखना है शंकु प्रक्षेप। पहले रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पहला रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप, एक होता है शंकु प्रक्षेप, एक होता है बेलनाकार प्रक्षेप, एक होता है खमद्य प्रक्षेप, एक होता है रूढ़ प्रक्षेप। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे पिछली बार स्कूल लेक्चर में क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेप रचना विधि के आधार पर सही है। तो ये चार नाम याद रखना है। अब एक एक प्रक्षेप को शंकु प्रक्षेप ऐसा बनेगा, बेलनाकार प्रक्षेप बेलन जैसा बनेगा, सबको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शंकु प्रक्षेप की। शंकु प्रक्षेप, एक एक प्रक्षेप को समझने का प्रयास करना। शंकु प्रक्षेप क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, समझ में है ना, इसकी क्या विशेषता है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो शंकु प्रक्षेप की अपन बात करें तो सबसे पहले जैसे अपन ने एक कागज का बड़ा सा शंकु बना दिया, कागज का बड़ा शंकु बना लिया और फिर ये इस कागज के शंकु को जैसे ये ग्लोब बनाया मैंने, ये ग्लोब बना दिया, ये ग्लोब बना दिया और इस ग्लोब में ये कागज के शंकु को ऊपर मैंने टिका दिया, इस ग्लोब के ऊपर कागज का शंकु टिका दिया। आपको पता है इस ग्लोब के ऊपर अक्षांश देशांतर रेखाएं बनी हुई होती हैं पहले से, ये अक्षांश देशांतर रेखाएं मैंने इसमें निर्धारित कर दी हैं, ये अक्षांश देशांतर रेखाएं निर्धारित कर दी हैं और इन अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर इस कागज के ऊपर जो प्रक्षेप बनेगा वो होगा शंकु प्रक्षेप। वो कौन सा प्रक्षेप होगा, शंकु प्रक्षेप। ये लो, ये शंकु प्रक्षेप होगा। अब इनकी विशेषता क्या क्या हो सकती है,
इस प्रकार के प्रक्षेप की क्या विशेषता हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, याद रखना, मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है। मानक अक्षांश पर मापनी क्या होती है, शुद्ध। पहला बिंदु याद रखना, मानक अक्षांश पर ही मापनी शुद्ध होती है। मानक का मतलब होता है मूल। मानक का मतलब क्या होता है, मूल। और मूल कौन सी होती है, 0 डिग्री इक्वेटर होती है, या 0 डिग्री आपके 0 डिग्री या तो आपके इक्वेटर वाली होती है, या फिर आपके ग्रीनविच वाली होती है, देशांतर होती है। तो मानक अक्षांश पर ही मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर होती है क्या, क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फिर इसमें क्या होगा, जो पोल्स हैं, पोल्स जो पोल है वो किस में आ जाएंगे, बिंदु में, बिंदु के रूप में होते हैं। पोल्स बिंदु के रूप में, पोल्स किस रूप में होते हैं, बिंदु के रूप में। ये पोल्स जो होते हैं इसमें देखो, इसमें एक बिंदु के रूप में होते हैं। इस प्रक्षेप में जो पोल होंगे वो किस रूप में होंगे मेरे मित्रों, एक बिंदु के रूप में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या, क्लियर। अब देखो ये श्रेष्ठ किसके लिए होता है, श्रेष्ठ ये प्रक्षेप श्रेष्ठ कहां होगा, देखो ये सबसे अच्छा, ये प्रक्षेप सबसे श्रेष्ठ कहां होगा, मध्य अक्षांश पेटी के लिए होता है। ये प्रक्षेप जो श्रेष्ठ होता है ना, ये मध्य अक्षांशीय पेटी के लिए श्रेष्ठ होता है। मध्य अक्षांश, क्योंकि ऊपर पोल्स आ जाते हैं, तो मध्य अक्षांश पेटी के लिए ये प्रक्षेप क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो श्रेष्ठ होता है मध्य अक्षांशीय पेटियों के लिए, मध्य अक्षांशीय पेटी के लिए, मध्य अक्षांशीय पेटियों के लिए, ये प्रक्षेप क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ये बिंदु याद रखना है। शंकु प्रक्षेप की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो ये इन पर मापनी जो होती है मानक अक्षांश पर ही शुद्ध होती है। पोल बिंदु के रूप में होते हैं, मध्य अक्षांशीय पेटी के लिए श्रेष्ठ होता है। परीक्षा में प्रश्न देता है शंकु प्रक्षेप के बारे में कौन सा कथन सही है, आपसे देगा कि मापनी सभी अक्षांशों पर सही होती है, गलत। याद रखना है, मापनी जो होती है केवल मानक अक्षांश पर ही शुद्ध होती है। और इसमें बिंदु जो पोल जो होते हैं बिंदु के रूप में दिखाए जाते हैं। और ये मध्य अक्षांश पेटी के लिए शंकु प्रक्षेप क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों। चलो आगे अब बात करेंगे। अब देखो इसकी आप बात करें शंकु प्रक्षेप का वर्गीकरण, शंकु प्रक्षेप का वर्गीकरण, शंकु प्रक्षेप का वर्गीकरण। वर्गीकरण की मैं बात करूं तो शंकु प्रक्षेप में सबसे पहले है एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, यानी कि उस प्रक्षेप में एक ही मानक अक्षांश होगी जो शुद्ध होगी। याद रखना है, ऐसा प्रक्षेप जिसमें केवल एक ही मानक अक्षांश होगी और वो भी क्या होगी, शुद्ध होगी। तो एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, ठीक है ना। तो इसे मानक अक्षांश का शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो याद रखना है, इसका मतलब हो गया बिंदु ए। इसकी विशेषताओं की बात करें तो याद रखना, एक ही अक्षांश पर, एक ही अक्षांश पर मापनी क्या होती है, मापनी शुद्ध होती है, शुद्ध, अन्य पर नहीं, अन्य पर नहीं, अन्य पर नहीं। आपको ध्यान रखना है, केवल एक ही अक्षांश पर मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है। अन्य अक्षांश पर इसमें मापनी शुद्ध नहीं होगी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। दूसरी बात क्या है, एक मानक वाले अक्षांश की विशेषता, केवल एक ही गोलार्ध को अच्छे से दर्शाया जाता है, केवल एक ही गोलार्ध के लिए श्रेष्ठ,
के लिए श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। अब चाहे वो आपका नॉर्थ हो सकता है, चाहे आपका साउथ गोलार्ध। कैसे हो सकता है? देखो, ये देखो, या तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो या तो ये नॉर्थ को ही दर्शा रहा है, या तो देखो ऊपर से ऐसे करेंगे तो नॉर्थ और नीचे से डालेंगे तो साउथ। तो एक ही गोलार्ध, चाहे तो आप नॉर्थ गोलार्ध के लिए बनाओ चाहे साउथ गोलार्ध के लिए बनाओ, तो एक मानक अक्षांश वाला जो शंकु प्रक्षेप होता है वो केवल एक ही गोलार्ध के लिए श्रेष्ठ होता है। याद रखना, एक ही गोलार्ध का इससे मानचित्र बनता है, चाहे तो आप उत्तरी गोलार्ध का बनाओ चाहे आप दक्षिणी गोलार्ध का बनाओ, तो ये एक ही गोलार्ध के लिए श्रेष्ठ मानचित्र होता है। इससे चाहे आप नॉर्थ गोलार्ध का मानचित्र बनाओ चाहे साउथ गोलार्ध का मानचित्र बनाओ, ये आपको ध्यान रखना है। तो अक्षांश पर मापनी तो एक ही अक्षांश पर मापनी होती है, लेकिन तीसरा बिंदु याद रखना, सभी देशांतरों पर मापनी शुद्ध होती है। सभी देशांतरों पर, सभी देशांतरों पर मापनी क्या होती है? मापनी शुद्ध होती है, शुद्ध होती है। सभी देशांतरों पर मापनी क्या होती है? अक्षांश में तो केवल एक ही अक्षांश पर मापनी शुद्ध होगी, देशांतरों में सभी देशांतरों पर मापनी क्या आएगी? शुद्ध आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? ये आपको याद रखना है, केवल एक ही अक्षांश पर मापनी शुद्ध, और लेकिन देशांतरों में सभी पर मापनी शुद्ध होती है। केवल एक ही गोलार्ध के लिए इससे मानचित्र बना सकते हैं, तो चाहे नॉर्थ के लिए बनाओ चाहे साउथ के लिए। यदि आपने इसको ऊपर टिकाया तो नॉर्थ का मानचित्र बनेगा, नीचे टिकाया तो साउथ का टिकेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब इसमें अपन देखो देशांतरों पर मापनी शुद्ध क्यों आती है? क्योंकि जैसे इस प्रकार की जो लाइनें हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार की लाइनों को मिलाने के लिए आप देखो देशांतरों को आसानी से अपन क्या कर सकते हैं? इनसे मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। सभी देशा एक मानक अक्षांश प्रक्षेप की अपन वर्गीकरण में सबसे पहले मैंने आपको बताया है एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, जिसकी विशेषता है एक ही अक्षांश पर मापनी शुद्ध, अन्य पर नहीं होती है, केवल एक ही गोलार्ध के लिए श्रेष्ठ होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी क्या होती है? इसमें शुद्ध होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट विशेषता क्या है। अगली विशेषता इसकी है कि जैसे 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 मानक अक्षांश से दूर जाते हैं तो क्षेत्रफल में कमी आने लगती है, कमी आने लगती है। कैसे कमी आने लगती है? जैसे ये ग्लोब बनाया मैंने, ये मानक अक्षांश है। सपोज करो मैंने ये ग्लोब बना दिया और ये मानक अक्षांश है, ये मैंने एक ग्लोब बना दिया और ये आपकी मानक अक्षांश है। अब मानक अक्षांश के ऊपर जैसे जैसे मैं मानक अक्षांश से दूर जाऊंगा तो देखो क्षेत्रफल में कमी आएगी। कैसे कमी आएगी? जैसे सपोज करो ये काट दिया मैंने, देखो इसका क्षेत्रफल इतना, फिर ये थी तो इसका क्षेत्रफल और बड़ा हो गया, ठीक है, ये थी तो इसका क्षेत्रफल और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे मानक अक्षांश से अपन दूर जाते हैं तो क्षेत्रफल जो होता है, वृत्तीय क्षेत्रफल में क्या आने लग जाती है? कमी आने लग जाती है। जैसे देखो ये गोला था, ये मानक अक्षांश है, अब ये दूसरी मानक अक्षांश बना ली तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ है? इसका क्षेत्रफल कम हो गया। फिर मैंने इसको यहाँ पे ले लिया तो इसका और भी क्षेत्रफल कम हो गया। तो मानक अक्षांश से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो जो वृत्तीय क्षेत्रफल होता है उसमें क्या आने लग जाती है? कमी आने लग जाती है। ये आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर। दूसरा, इसका उपयोग किसमें होता है? उपयोग, तो उपयोग के लिए आपको याद रखना है मेरे परम मित्रों, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के जो राज्य हैं, राज्य हित,
याद रखना है। इसका उपयोग जो होता है वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के राज्यों के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इसके अलावा ये किसको भी दर्शा सकता है, रेल मार्ग हुआ, सड़क हुआ, नदी हुई, गाठी हुई, उनके लिए भी ये उनको भी दर्शा सकता है। रेल मार्ग को दर्शाने के लिए श्रेष्ठ हो, सड़क को दर्शाने के लिए श्रेष्ठ होता है, नदी को दर्शाने के लिए श्रेष्ठ होता है, किसी भी घाटी को दर्शाने के लिए श्रेष्ठ होता है। दर्शाने हेतु ये क्या है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी कि मध्य अक्षांशीय पेटी में, मध्य अक्षांशीय पेटी में अगर कोई रेल मार्ग है या कोई सड़क है या कोई नदी है या कोई घाटी है, उनको भी दर्शाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। मध्य अक्षांशीय पेटी में आपके रेल मार्ग हुई, सड़क मार्ग हुआ, उनको दर्शाने में भी ये काम में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये पहला था, मैंने बताया आपको एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट की, तो दूसरा है दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप, इसमें कितनी मानक अक्षांश होंगी? दो। इसमें कितनी मानक अक्षांश होंगी? इसमें दो मानक अक्षांश होंगी। इसमें दो मानक अक्षांश होंगी मेरे परम मित्रों, दो मानक अक्षांश। उसमें तो एक मानक अक्षांश थी, इसमें दो मानक अक्षांश है और दोनों पर मापनी क्या होगी? शुद्ध होगी। याद रखना, दोनों मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध, मापनी शुद्ध, अन्य पर नहीं, अन्य पर नहीं। ये विशेषता तो आपको याद रखनी पड़ेगी। नहीं, ठीक है। अगला बिंदु क्या है? सभी देशांतरों पर मापनी क्या होगी? मापनी क्या होती है? शुद्ध। सभी देशांतरों पर मापनी क्या होगी इसकी? शुद्ध। अक्षांशों की बात करें तो दो अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है। देशांतरों की बात करूं तो सभी देशांतरों पर मापनी शुद्ध होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? फिर इसकी बात करें, एक मानक अक्षांश से ज्यादा अच्छा है। एक मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप से ज्यादा क्या है? ये अच्छा है, अच्छा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप से ज्यादा अच्छा है। एक मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप से ये कहीं ज्यादा अच्छा है मेरे मित्रों। और याद रखना है उपयोग वही मध्य अक्षांशीय पेटी के लिए, मध्य अक्षांशीय पेटी के लिए इसका उपयोग भी किसके लिए? मध्य अक्षांश। क्योंकि देखो, एक मानक से ज्यादा अच्छा है। एक हेलीकॉप्टर ऐसा है जिसमें एक इंजन हो, एक हेलीकॉप्टर ऐसा है जिसमें दो इंजन हो। तो अब आपको पता है दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर ज्यादा अच्छा है, एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर थोड़ा उससे कम अच्छा है। तो ये मान के चलो इसमें दो इंजन है, दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है ये। तो ये भी मध्य अक्षांश के लिए। अब एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर भी उड़ान के काम आता है, दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर भी उड़ान के काम आता है। लेकिन एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर में है ना, इंजन खराब हो जाए तो मृत्यु की संभावना होती है। दो वाले में एक खराब हो तो दूसरे को चालू कर लो तो बचाव की गुंजाइश होती है। तो वो भी मध्य अक्षांश के लिए, ये भी मध्य अक्षांश के लिए। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ये है, मध्य अक्षांशीय पेटी को दर्शाने के लिए ये मानचित्र थोड़ा अधिक उपयुक्त होता है। एक वाले से ज्यादा अच्छा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शंकु प्रक्षेप का एक मानक अक्षांश वाला और दो मानक अक्षांश वाला मैंने आपको समझाया। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से
कौन सा शंकु प्रक्षेप ऐसा है जो मध्य अक्षांश पेटी को दर्शाने के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, ऑप्शन बी, दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। तो जवाब देना दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा शंकु प्रक्षेप ऐसा है जिसमें दो अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है जबकि देशांतर रेखाओं पर सभी पर मापनी शुद्ध होती है? तो दो पूछ रहा है तो दो मानक वाला, और यदि एक पूछे तो एक मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे। अब इसी का शंकु प्रक्षेप का ही अपन पढ़ रहे थे वर्गीकरण। शंकु प्रक्षेप का मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया, शंकु प्रक्षेप, ठीक है ना। तो शंकु प्रक्षेप का मैंने बताया, शंकु प्रक्षेप में एक मानक अक्षांश वाला, फिर मैंने बताया आपको दो मानक अक्षांश वाला, ठीक है, दो मानक अक्षांश वाला, और फिर मैंने आपको अब इसी का तीसरा पार्ट होगा बौन प्रक्षेप। बौन प्रक्षेप, बौन प्रक्षेप, ये तीसरा पार्ट इसका बौन प्रक्षेप होने वाला है, ठीक है। तो इस बौन प्रक्षेप को अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा करने वाले हैं मेरे परम मित्रों। तो मानचित्र क्या है उसके बारे में मैंने बताया, प्रक्षेप क्या है उसके बारे में मैंने आपको लोगों के साथ में डिस्कस किया। बौन प्रक्षेप को अपन जो है अगली क्लास में पूरा करने वाले हैं मेरे परम मित्रों, ठीक है। तो अगर मेरे से आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, नेट के लिए पेपर फर्स्ट पढ़ना है, या आपको डीएसएसबी की तैयारी करनी है किसी की भी, तो नेट की कैटेगरी में जाके आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मेरा ये रेफरल कोड आपको यूज करना है, कैपिटल अक्षर में राजेंद्र 10। फीस में 10% डिस्काउंट, और मेरे द्वारा सारी क्लासें अवेलेबल बिना स्पेस की, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर भी कर देना, इसको लाइक जरूर कर देना। बहुत बहुत आभार आपका।